हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अमंग द फॉलोइंग फॉर हुज रिमूवल पार्लियामेंट रेजोल्यूशन इज नॉट नीडेड। तो इन चारों में से किसको हटाने के लिए पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हमारा आंसर क्या है? सी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने के लिए पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ अ स्टेट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन तीनों को हटाने के लिए पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration। तो इन चारों में से कौन से बिल के लिए जो प्रेसिडेंट है उसको सैंक्शन देना पड़ता है? सैंक्शन यानी उसको अप्रूव करना पड़ता है बिना इसको वापस भेजे फ्रेश कंसिडरेशन के लिए, यानी कि इसको दोबारा से देखने के लिए ना भेजे जाए बल्कि उसको सैंक्शन कर दे वो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बिल होता है? पहला है ऑर्डिनरी बिल्स, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो। दूसरा है फाइनेंस बिल्स, जो फाइनेंस बिल्स होते हैं। तीसरा है बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो बिल्स जो कि दोनों हाउसेस होते हैं जो पार्लियामेंट्स के, उससे पास हुआ है। या फिर चौथा है बिल सीकिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ऐसा कोई बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना चाह रहा है। तुम्हारा आंसर क्या है? बी। जो फाइनेंस बिल्स होते हैं उनको जो प्रेसिडेंट है उसको उसको अप्रूव करना पड़ता है बिना वापस भेजे। ठीक है, एक तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो जो बिल उसके पास आया है उसको अप्रूव ना करे और उसको दोबारा कंसिडरेशन के लिए, यानी कि दोबारा चेक करने के लिए वापस भेज दे पार्लियामेंट में कि इसको दोबारा से सही करके फिर मेरे को दो, तब सैंक्शन मिलेगा। लेकिन फाइनेंस बिल के केसेस में क्या होता है कि जब उसके पास पहली बार ही आता है तभी उसको अप्रूव करना पड़ता है बिना वापस भेजे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू द राज्यसभा वॉज। तो पहली फिल्म स्टार कौन सी थी जो कि राज्यसभा के लिए इलेक्ट या नॉमिनेट हुई थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन है: नरगिस दत्त, दूसरा है विजयंतीमाला, तीसरा है हेमा मालिनी और चौथा है जयललिता। तुम्हारा आंसर क्या है? ए। जो नरगिस दत्त थी वो ऐसी पहली वुमेन क्या कहते हैं फिल्म स्टार थी जो कि राज्यसभा में इलेक्ट या नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the maximum number of members representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceed। कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं एक जो कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा के अंदर। ठीक है, यानी किसी भी यूनियन टेरिटरी से कितने सबसे ज्यादा मेंबर आ सकते हैं ये लोकसभा में। तो बस चार ऑप्शन हैं: 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 20 मेंबर्स या फिर 25 मेंबर्स। हमारा आंसर क्या है? सी, 20 मेंबर्स। तो ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर्स आ सकते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी से लोकसभा में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम चल रहा है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: ए सिंगल पार्टी, कि एक ही पार्टी होती है जो इंडिया मतलब एक कंट्री में, वो सिस्टम है। बी बाई पार्टी, यानी कि दो पार्टीज होती हैं एक कंट्री में, वो सिस्टम है। सी मल्टी पार्टी, कि कई सारी पार्टीज होती हैं एक कंट्री में, वो सिस्टम है। या फिर डी पार्टीलेस, कि एक भी पार्टी नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या है? सी मल्टी पार्टी। जैसे कि बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, ऐसे और भी कई सारी, आप हुई, ऐसे कई सारी पार्टीज हैं। तो अपना क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें कौन सी पोस्ट के बारे में नहीं दे रखा है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो पोस्ट। बी है द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होता है ये पोस्ट। सी है द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि जो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर होता है वो।
या फिर डी है द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसका डेप्यूटी स्पीकर। तुम्हारा आंसर क्या है? बी, द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो किन लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। बी, द पीपल डायरेक्टली, कि जो पब्लिक होती है उनके द्वारा डायरेक्टली होता है। सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, कि जो लोकसभा के सारे मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। या फिर डी, द मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, कि जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है उनके मेंबर्स के द्वारा। तुम्हारा आंसर क्या है? सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो लोकसभा के सारे मेंबर्स द्वारा ही इलेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, तो इन चारों में से कौन सी कमिटी ऐसी है जिसमें कि राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं है? ठीक है, तो हम कमिटियां देखते हैं। पहली है एस्टिमेट्स कमेटी, जो एस्टिमेट्स कमेटी है उसमें नहीं है। या फिर बी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं है। सी है पब्लिक ग्रीवियंसेस कमेटी, कि पब्लिक ग्रीवियंसेस कमेटी में नहीं है। या फिर डी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ए, जो एस्टिमेट्स कमेटी है उसमें एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज, तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है वो, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। इलेक्टेड बाय यूनियन कैबिनेट, कि वो जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो यूनियन कैबिनेट द्वारा इलेक्ट होता है। दूसरा है अपॉइंटेड बाय स्पीकर, कि वो स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तीसरा है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कि उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। या फिर चौथा है इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पीएसी, कि जो पीएसी के मेंबर्स होते हैं वो उसे इलेक्ट करते हैं। तुम्हारा आंसर क्या है? बी, अपॉइंटेड बाय स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, तो जो पार्लियामेंट है इंडिया का उसकी लार्जेस्ट कमिटी है, सबसे बड़ी कमिटी कौन सी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो है सबसे बड़ी। दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी, जो एस्टिमेट्स कमेटी है वो है सबसे बड़ी। तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे कमेटी बनी हुई है वो है सबसे बड़ी। या फिर डी है कमेटी ऑफ, हो गया सॉरी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो है सबसे बड़ी। हमारा आंसर क्या है? बी, जो एस्टिमेट्स कमेटी है वो है सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इंडिया एक्ट्स एज वॉचडॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इरेगुलरिटीज, तो इन चारों में से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि वॉचडॉग का काम करती है? जैसे कि जो कुत्ता होता है, जैसे वॉचडॉग का काम होता है वो करती है किस पर? जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है और उसकी इरेगुलरिटीज, यानी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है उन पर वॉचडॉग का काम करती है। तो ऐसी कौन सी कमेटी है? हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एस्टिमेट्स कमेटी, बी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या फिर डी है कमेटी ऑफ पब्लिक अश्योरेंसेस। हमारा आंसर क्या है? सी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो वॉचडॉग का काम करती है किस पे? जो डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन पे और उसमें कोई इरेगुलरिटीज होती है तो उन पे भी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आप इनसे कुछ नया सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।